नमस्कार साथियों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कक्षा 12 के लिए विशेष प्रकार से प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर रखी है। आज अपन देखते हैं भारत के लोक और अर्थव्यवस्था जो अपनी बुक है उसमें पहला जो लेसन है जनसंख्या भारत की संदर्भ में आएगा, वो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा और 1 नंबर जो है अति लघुतरात्मक आएगा 1.5 नंबर का, ठीक है ना। 1.5 नंबर या 1.5 नंबर का 1 प्रश्न और 1 नंबर का 1 प्रश्न। काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है, खूब प्रश्न बन रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर है मैंने लगभग 25-30 क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो एक पार्ट होगा, इसका दूसरा पार्ट और बनाएंगे। तो देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाए। बोर्ड क्लास के भूगोल के जितने स्टूडेंट हैं अपने को ये नहीं देखना है कि वो किसी स्कूल का है, ठीक है ना, प्राइवेट है, सरकारी है या किस वर्ग का है, ये कुछ भी नहीं देखना है। बच्चों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। प्रत्येक बच्चे तक मिशन भूगोल ज्योग्राफी जो अपना उद्देश्य है भूगोल पहुंचाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए, इसी आशा में कि अपना उद्देश्य पूरा भी होगा, और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न आज का है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पढ़ें, यहाँ पे पढ़े भारत की जनसंख्या, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो 1,21,01,93,422, ठीक है, ये फिगर है भारत की कुल जनसंख्या का। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। जब प्रथम की बात आती है तो 1872 के अंदर अंग्रेजों के समय में सबसे पहले भारत की जनगणना की गई थी। और दूसरा एक प्रश्न आता है कि भारत की संपूर्ण जनगणना, एक तो शब्द आता है विधिवत, एक तो विधिवत नाम आता है, एक यहाँ पे शब्द आता है संपूर्ण जनगणना, कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तब 1881 की बात आती है, ठीक है ना। तो पहली 1872 में और दूसरी 1881 में, और वैसे 81 की विधिवत पूछ ले तो पहली है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या में पूछ लिया तो नाम आता है अपने उत्तर प्रदेश का, और यदि क्षेत्रफल में पूछ ले तब नाम आता है राजस्थान का। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का, जो माफ कीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का जनसंख्या में 8वां स्थान है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसी चर्चा आपने कर ली, राजस्थान आ जाएगा। भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 4 राज्य क्रमशः कौन से बड़े और सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं, तो क्रमशः यदि अपन देखें तो पहला है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या यही निवास करती है। लगभग पूरे भारत की जो जनसंख्या उसका 19% के आसपास में केवल यूपी में है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, और चौथा पश्चिम बंगाल। ये क्रम से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का, तो सिक्किम, यहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। एरिया छोटा भी है, जनसंख्या भी यहाँ पे कम पाई जाती है। हालांकि घनत्व देखेंगे तो अरुणाचल का आएगा यहाँ पे। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि जनगणना 2011-21 की भी हुई नहीं है, तो 2011 के अनुसार पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में देखते हैं, यानी प्रति किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में यदि अपन देखें कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वालों की कुल संख्या घनत्व कहलाती है, तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर अपन घनत्व को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार की बात आती है। 2011 के अकॉर्डिंग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्थान पूछ ले तो पश्चिम बंगाल का आएगा। अगला है भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम पूछ ले 2011 अनुसार तो 17 अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है। अब देखो यहाँ पे यदि राजस्थान का जिला पूछ ले तो जैसलमेर जो है, जैसलमेर
इसका भी 17 ही है। जैसलमेर का घनत्व भी कितना है, 17 ही है, ठीक है ना। तो ये सबसे कम घनत्व वाला राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ये देखो कंफ्यूज वाला बिंदु है, इसलिए है कि बुक में दे रखा है 1.64, ये दे रखा है, दोनों किताब जो अपनी 12वीं क्लास की उसमें ही दे रखा है। और जो परिशिष्ट कह दे रखा है पीछे, उसके अंदर भारत की दशकीय वृद्धि जो दे रखी है वो दे रखी है 17.4, ठीक है, दशकीय। तो दशकीय यदि 17 पॉइंट कुछ है, 17.4 है, तो उसको यदि हम वार्षिक निकालते 10 से भाग देंगे तो तब 10 से भागने इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 1.7 हो जाएगी, ठीक है ना। 1.74% कहेंगे इसको, लेकिन बुक में दे रखा है 1.64, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में ये ऑप्शन आता है तो बुक के अनुसार यदि अपन लिखें तो ये 1.64 सही है, ठीक है ना। और ये नहीं, ये ऑप्शन अपने का 1.74 आ जाए तो ये सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, तो दिल्ली का। राजधानी है देश की, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, वो तो भीड़ भाड़ है, नगरीय जनसंख्या है इस कारण से। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 1.5 नंबर का प्रश्न जो बनेगा ये इस तरह का बन सकता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही है सब जगह जनसंख्या वितरण के लिए, भौतिक कारक, जलवायु, मृदा, जलापूर्ति, स्थलाकृति। किसी प्रदेश विशेष में अति शीत अति उष्ण जलवायु पाई जाती है तो वहाँ लोग कम निवास करते हैं, मानसूनी जलवायु रहती है तो वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं, उपजाऊ मिट्टियों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, पर्याप्त जलापूर्ति जहाँ पे है, क्योंकि अपनी जितने भी नदी घाटी सभ्यताएं हुई है वो नदियों किनारे हुई है, आपको पता है, नगरीय प्राचीन नगरीय सभ्यताएं, ठीक है। और स्थलाकृति को पता है कि मैदानी प्रदेश से सघन आबाद होते हैं और पहाड़ी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ क्षेत्र कम आबाद होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे लोगों के रहने के लिए अनुकूल कंडीशंस नहीं पाई जाती है, इसलिए। दूसरा जो कारक इसमें है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसमें यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष कहाँ रहना पसंद करता है, तो अपने समाज विशेष के अंदर, अपने धर्म विशेष के लोगों की जहाँ बाहुल्यता होती है तो सिंपली बात है कि वो वहाँ रहना पसंद करेगा, ठीक है ना, कोई भी हो चाहे। और किसी प्रदेश विशेष में उसके धर्म के लोग नहीं निवास करते हैं, वो अपने आप को अल्पसंख्यक फील करता तो वहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता, तो वहाँ रहना नहीं चाहता है। सांस्कृतिक विशेषताएं ये होती है कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा दुर्ग किले राजधानी क्षेत्र होते थे तो उनके आसपास में, ये ऐतिहासिक बिंदु भी है ना, तो उनके आसपास में लोग, धार्मिक स्थल जो होते थे उनके आसपास में लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता था, ठीक है। और तीसरा इसमें जो कारण है वो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में नगरीकरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज अपन देखते हैं नगरों के, विश्व के संपूर्ण नगर, चाहे भारत के संपूर्ण नगर है, वो सघन आबाद है, जनसंख्या सघन है। कारण क्या है कि लोगों को वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिल जाती है, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार, ठीक है ना, सारी चीज़ें मिलती है, तो लोग वहाँ पे जाना अधिक पसंद करते हैं। और औद्योगिक विकास इन प्रदेशों में ज़्यादा होता है, तो नगरों में औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके आसपास में उद्योग लगते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो ये प्रमुख कारक है जो किसी प्रदेश विशेष में लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, कायिक घनत्व किसे कहते हैं। यह प्रश्न पूछा भी गया था, कायिक घनत्व है क्या। तो कायिक घनत्व में सिंपल सी बात है कि कुल जनसंख्या और निवल कृषित क्षेत्र, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है निवल, ध्यान से देख लीजिएगा, एक तो आता है निवल और एक आता है सकल। सकल में तो आएगा संपूर्ण बोया गया क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जो है, ठीक है ना, वो आ जाएगा इसमें, जिसमें खेती की जाएगी या की जाती है ऑलरेडी। अब वर्तमान में की गई है कि नहीं है, उसमें 2-3 साल पहले से फसल की कर रखी है, जैसे कि रोपण कृषि में है, जैसे फलों का उद्यान लगा रखा है, तो वह तो कृषि में ही ना। लेकिन ये निवल जो बोया गया क्षेत्र है, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। इस वर्ष अपन ने किस क्षेत्र में खेती की है, वास्तविक बोया गया क्षेत्र है, वो निवल कहलाता है। तो कुल जनसंख्या में यदि निवल व कृषि क्षेत्र का भाग लगाते हैं तो आपके पास में जो घनत्व आता है वो कायिक घनत्व आता है, ठीक है। और सिमिलरली दूसरा प्रश्न इसका इस तरह का है कि कृषि घनत्व किसे कहते हैं। तो कृषि घनत्व की बात आती है तो कुल कृषि जनसंख्या कहला है इसमें, कायिक में तो कुल जनसंख्या, ठीक है ना, और इसमें लेना अपने को कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या या कृषि पर डिपेंड जनसंख्या प्लस निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है ना।
तो अपने पास में जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा कृषि घनत्व है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। तो प्राचीन समय की बात करें तो 1911 से 21 का जो दशक है इसमें जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कारण था कि इस समय देश के अंदर भूखमरी चरम पर थी, महामारी फैल चुकी थी, युद्ध होते रहते थे, ठीक है ना। तो इन कारणों से युद्ध, महामारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु हो गई थी, लोग अकाल पड़ गए थे, सूखा पड़ गया था। इस कारण से ये कुछ कारण थे, इसके कारण से 1921 के समय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, ठीक है ना। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा भी गया था, याद रखना इसको भी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस दशक के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, यहाँ जनसंख्या वृद्धि यहाँ मिस प्रिंट रह गया, छूट जाते हैं कई बार, वो जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए 1971 के समय भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है दर सर्वोच्च रही थी, 24.83 के आसपास में है, 24 से ऊपर है। एक सेकेंड परिशिष्ट में क्लियर कर ही देते हैं कि इस समय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी भारत की। तो सर्वाधिक रही थी। तो इसके बाद में भारत में जनसंख्या जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई, और गिरावट का ये देखिए रही थी, हाँ 24.80 है, 24.80। तो ये जनसंख्या सर्वोच्च थी, ठीक है ना। वृद्धि दर जो थी भारत में 1971 के दशक में सर्वोच्च थी, लेकिन उसके बाद में जो ये जो प्रतिशत है उसमें कमी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे 81 की बात करेंगे तो जो ये वृद्धि जो है वो कम हो गई। कितनी कम हुई? 24.66 हो गई, 24.66। उसके बाद में 23.85 हो गई। इस प्रकार से ये डाउन होती चली गई। और 2011 में कितनी हो गई? 2011 में 17.64 है, 17.64, ठीक है ना, ये रही है। तो यदि अपन कहें इसके आधार पर देखिए तो दशकीय कितनी 1.7 से हो जाएगी ना, दशकीय वार्षिक देखेंगे तो, ठीक है ना। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो समय अंतरालों में एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। सूत्र है वृद्धि बराबर है, सूत्र भी पूछ लेते हैं कई बार, तो वृद्धि बराबर है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस पूर्व वर्ष की जनसंख्या, ठीक है ना। और यदि दर पूछ ले तो ये जो वृद्धि आएगी इसमें भाग देंगे पूर्व वर्ष की जनसंख्या, पूर्व वर्ष की जनसंख्या का भाग देंगे और गुणा 100 से कर देंगे तो दर आ जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक है। तो वृद्धि के घटक यदि पूछ ले तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि। उस बुक में आया था प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर था जन्म माइनस मृत्यु, जन्म लेने वालों में से मरने वालों को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो प्राकृतिक वृद्धि आएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात है, जन्म माइनस मृत्यु, ये तो आ जाएगा प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। और जो अभिप्रेरित वृद्धि है इसमें क्या आएगा, उसमें वास्तविक में था जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, तो अभिप्रेरित में क्या हो जाएगा, इसमें प्रवास से होने वाला परिवर्तन भी शामिल हो जाएगा। तो एक प्रकार की ये वास्तविक वृद्धि कहलाती है, ठीक है ना। एक तरह से वास्तविक वृद्धि का ही रूप है, लेकिन यहाँ इसको अभिप्रेरित के रूप में इस बुक में दे रखा है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरित वृद्धि किसे कहते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है अपने, अभिप्रेरित वृद्धि को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती, ठीक है ना, और बहिर्वर्ती। तो अंतर्वर्ती तो हो गया आप्रवास और बहिर्वर्ती हो गया उत्प्रवास, संचलन की तीव्रता के रूप में देखा जाता है। तो इन दोनों के बाहर आना और जाना, दोनों में जो अंतर आएगा तो हो गया ना वास्तविक वृद्धि के रूप में, इसको देख सकते हैं अपन। भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्रावस्थाएं हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं देखी गई है, ठीक है ना। 1901 से 21 तक, 1921
1921 से 51 तक, 1951 से 81 तक और 1981 से अब तक। ठीक है, 4 प्रावस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण इसमें है पहली प्रावस्था। पहली जो प्रावस्था है उसको कहा गया है 1901 से 1921 तक की जो प्रावस्था उसको जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध व स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो 1901 से 1921 के समय में भूखमरी महामारी युद्ध के कारण मृत्यु दर ऊंची रही, यानी जन्म दर तो वैसी थी लेकिन मृत्यु दर उससे और ज़्यादा हाई हो गई। तो मृत्यु दर ऊंची रहने से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई। इस कारण से जनसंख्या कैसी रही? स्थिर रही। इसी कारण इसको जनसंख्या की स्थिर अवस्था कहा जाता है। कौन से वर्ष को? 1901 से 1921 के वर्ष को। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित 4 प्रावस्थाओं में 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या विस्फोट का काल किस प्रावस्था को? तो 51 से 81 क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना कर दी। उद्देश्य क्या रखा गया था? देश से गरीबी हटाना, खाद्यान्न की आपूर्ति करना और लोगों को स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। ठीक है, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। उस समय समस्या ही ज़्यादा भयंकर समस्या थी। तो लोगों को खाद्यान्न के लिए सरकार ने निवारण के लिए बहुत प्रयास किया। 1966 में योजना लाई सरकार। कौन सी? हरित क्रांति वाली योजना थी। गरीबी निवारण, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इंदिरा गांधी जी सरकार के समय स्वास्थ्य सुविधाओं को में बढ़ाया गया, तो मृत्यु दर को निम्न कर दिया। लोगों को फ्री में दवाइयाँ दी गई, टीके लगाए गए, है ना। महामारियाँ थी उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इस कारण से जनसंख्या में जो मृत्यु दर है उसको तो गिरा लिया और जन्म दर वैसी बनी रही। तो जनसंख्या में तीव्र उछाल आया और इसी उछाल को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। समझ गए? इस कारण से इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो न्यूनतम की बात आती है तो सबसे 2011 के दशक की बात है ये। तो इसमें केरल के अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 9.4%। भारत के किन राज्यों में 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही उसमें है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। कौन सा है? आंध्र प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई? तो जो वृद्धि दर हो रही थी उसमें गिरावट हुई है तो वो महाराष्ट्र। तो तीनों कन्फ्यूज वाले से लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अपन देखें तो इजीली समझ में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दशक में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर दर में गिरावट हुई है तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक हुई है 6.7%। और दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है एक दशक के अंदर तो वो रही है आंध्र प्रदेश में 3.5%। ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा वो है नहीं। अगला है भारत में 2011 के अनुसार किशोरों का अनुपात कितना है? तो जब किशोरों की बात आती है तो किशोर जनसंख्या जो है वो लगभग उनका जो आयु वर्ग है 10 से 19 वर्ष लिया जाता है। 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग वाले जो है बच्चे वो किशोर कहलाते हैं। तो इसमें कुल जनसंख्या में जो अनुपात कितना है वो है 20.9%। और 20.9% में 52.7% तो है पुरुष यानी किशोर, और उसके बाद में जो शेष 47.3% है वो है किशोरियाँ। ठीक है। तो लड़कियाँ तो है ये और लड़के ये। अगला प्रश्न है किशोरों के समग्र विकास के लिए भारत ने किस नीति का शुभारंभ किया? 2014 में सरकार ने एक नीति है राष्ट्रीय युवा नीति। मोदी जी आते ही उन्होंने एक नीति शुरू की है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ किया गया ताकि युवाओं को सबल बनाया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति का लक्ष्य क्या रखा गया? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य क्या रखा गया? भारत में के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। उनके द्वारा राष्ट्र भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित प्रतिनिधित्व या अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनको प्रशिक्षित करना, यह उसका उद्देश्य रखा गया है। और अंतिम प्रश्न इस आज के वीडियो का है भारत में युवाओं को
प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये भी एक प्रशिक्षण देने के लिए युवा नीति के तहत तो लोगों को योग्य बनाना था, लेकिन उसको किस नीति के तहत योग्य बनाया जाएगा, तो प्रशिक्षित करने के लिए योजना प्रशिक्षण देने की थी। और वो है भारत सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए या अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास व उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास व उद्यमिता योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना।